हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर करें। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ऑन चीफ मिनिस्टर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। चलिए, जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहीं ना कहीं हम डिराइव करते हैं, तो गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। इससे पहले हमने गवर्नर वाला चैप्टर ही पूरा कवर किया था। अगर आपने उसको मेरे साथ कवर नहीं किया है, कोई बात नहीं, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप अभी तक जितने भी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स हुए हैं वो सबको कवर कर सकते हैं। एंड हमने बहुत लेमैन लैंग्वेज में वहां पर उसको कवर किया है, तो आप पूरी इंडियन पॉलिटी ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो चैट के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, जब हम गवर्नर की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, गवर्नर मात्र एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। नॉमिनल का मतलब सिर्फ नाम के, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं या फिर डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, बट अगर हम इन रियलिटी देखें तो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो कि ज्यादातर जितना भी जो काम होता है उसको देखते हैं, उसको डील करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, वेर जो गवर्नर होते हैं वो डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। ऐसे ही अगर हम सेंट्रल बेसिस पर देखें तो जो प्रेसिडेंट हैं वो डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, वेर एज आर प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। इन अदर वर्ड्स, गवर्नर जो है हेड ऑफ द स्टेट है, वाइल चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी सरकार है उसका जो हेड होगा दैट विल बी द चीफ मिनिस्टर। दस पोजिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड कहीं ना कहीं आप इससे सिमिलैरिटी देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर से। चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर को देखते हैं। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखा गया है कि ये सब करके आपको कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट करनी है चीफ मिनिस्टर की, या ऐसे कोई चीफ मिनिस्टर को देखा जाएगा। पर यह है कि उनके सिलेक्शन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए एक बात लिखी गई है कि बेसिकली उनका जो अपॉइंटमेंट होगा इट विल बी डन बाय दी गवर्नर। अब ये कैसे लिखा गया है? अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज कही गई है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर इनको लेकर आएंगे, इनको अपॉइंट करेंगे। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर बिल्कुल फ्री है, जब मन चाहे वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर ये है कि बेसिकली एक कन्वेंशन है ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, जिसने भी मेजोरिटी हासिल करी है इलेक्शन के अंदर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका जो लीडर होगा उनको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन है जो कि चला आ रहा है, कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसी के अकॉर्डिंग हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। पर अगर मानिए कि कोई भी पार्टी की पर्टिकुलर हमें मेजोरिटी देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है असेंबली के अंदर, या फिर हंग असेंबली काइंड ऑफ सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, तो उस टाइम पर यह है कि जो गवर्नर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन को। एंड अगर उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर इंसान चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो वो उनको लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी पर्सनल डिस्क्रिशन आ जाती है इन द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इन सच अ सिचुएशन, गवर्नर जो है वो यूजुअली अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को, या फिर जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो लार्जेस्ट पार्टी कहीं ना कहीं उभर के आई है उस कोलिजन के अंदर, उसका जो लीडर होगा उसको वो लेकर आते हैं। और कोलिजन इन द असेंबली एज चीफ मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो चीफ मिनिस्टर के पद पर किसी इंसान को लेकर आ गए हैं एंड बाद में कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप एक महीने के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हाउस के अंदर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमें देखने को मिले कि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं एंड बाद में कहीं ना कहीं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लेकर आ रहे हैं। चलिए, अब देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इन 1951, फिर राजस्थान के जो गवर्नर थे इन 1967, फिर हरियाणा के। दे बेसिकली इनवाइटेड लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी की वो क्या करें, मिनिस्ट्री को फॉर्म करें या फिर सरकार को बनाएं। द गवर्नर ऑफ द पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन्होंने एक अलग चीज करी। इन्होंने बेसिकली इनवाइट किया लीडर ऑफ द कोलिजन को कि वो फॉर्म कर सके मिनिस्ट्री को। तो जो कोलिजन का जो लीडर होगा उसको कहीं ना कहीं वो लेकर आए कि आप क्या करो, आप मिनिस्ट्री को फॉर्म करो, आप चीफ मिनिस्टर की जो पद है उसके ऊपर आओ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक के अंदर ही स्टेट किए गए।
अब गवर्नर के पास देखिए और क्या है कि गवर्नर में हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट in the selection and appointment of the chief minister when the chief minister in office dies। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिलता है कि किसी चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है या ही और शी डाइज सडनली, तो उस टाइम पर जब कोई भी ऑब्वियस सक्सेसर नहीं दिख रहा है, पता नहीं है कि उनकी पद पर कौन आएगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो इस टाइम पर भी जो गवर्नर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअल जजमेंट को या फिर अपनी डिस्क्रिप्शन को कहीं ना कहीं लेकर आ सकते हैं with respect to the selection and the appointment of the chief minister। However, on the death of the CM, जो रूलिंग पार्टी होती है वो यूजुअली इलेक्ट कर लेती है एक न्यू लीडर को, एंड जो गवर्नर है उनके पास कोई चांस नहीं बटता। जो भी इंसान को उन्होंने, जो पर्टिकुलर पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जो भी इंसान को वो लेकर आ रही है, तो उनको गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं एज दी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि है कि पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली पहले एंड उसी के बाद वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी हमने पीछे ही देखा ना, ऐसा भी हो सकता है कि पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया है एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर रहे हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन अ रीजनेबल पीरियड। अब देखो ऐसा नहीं है कि पीरियड एक महीने का ही है, ये भी कहीं ना कहीं डिटरमाइंड बाद में ही किया जाता है, तो डिटरमाइंड किया जाता है। एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि गवर्नर ऑफ JNK जगमोहन अपॉइंटेड बाय GM शाह एज द चीफ मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम कि आप अपनी मेजोरिटी को कहीं ना कहीं दिखाओ विद इन 1 मंथ इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा रहा है एंड उसके बाद उनको कहा जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर आप अपनी मेजोरिटी को कहीं ना कहीं हमें प्रूव करो, उसको दिखाओ, बेसिकली फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर अपनी मेजोरिटी को आप शोकेस करो। चलिए, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी अपॉइंट हो सकते हैं एज द चीफ मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होना ही होना होगा या स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होना ही होगा, जिसके अंदर काउंसिल भी आ जाती है बेसिकली। अब देखिए एक बात आप याद रखना, जब मैं स्टेट लेजिस्लेचर बोल रही हूँ तो इसके अंदर दोनों आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है। पर अगर उसके अंदर काउंसिल नहीं है तो वी आर प्राइमरली टॉकिंग अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक पर्सन अगर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाता है एज द चीफ मिनिस्टर, पर उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं अपने आप को आगे आना होगा, ठीक है। एंड विद इन विच टाइम ही शुड बी इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको इलेक्ट होना होगा टू द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर की पद से नीचे हट जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऐसा भी नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ही आपको पार्ट होने का होना चाहिए, अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट हो तो भी आप कहीं ना कहीं बन सकते हो चीफ मिनिस्टर। दो हमें ये यूजुअली देखने को मिलता है कि जो लोअर हाउस का जो मेंबर होते हैं वो ज़्यादा चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बट ऑन नंबर ऑफ ओकेजन इट हैव ऑल्सो हैपेंड कि जो अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके मेंबर्स भी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बंसीलाल एंड SB चवन वर अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली इवन दो दे वर नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसीलिए उनको पहले लेकर आया गया था एंड बाद में कहा गया था कि कोई बात नहीं, आप बाद में अपनी कहीं ना कहीं आप क्या करना, आप बाद में स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाना, ठीक है, या फिर बाद में आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर देना। चलिए, ओथ टर्म एंड सैलरी की बात करते हैं। तो अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, जब वो ऑफिस के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट उनको एडमिनिस्टर करवाते हैं ओथ ऑफ द ऑफिस को, एंड ऑल्सो ओथ ऑफ सेक्रेसी ये यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सेंट्रल लेवल पर जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर को देखते हो, वैसे स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो ओथ है, खास बात ये है कि ये ओथ ऑफ द ऑफिस जो होती है या फिर सेक्रेसी जो होती है फॉर द चीफ मिनिस्टर इज सेम टू दैट ऑफ एनी स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, तो बिल्कुल सेम होती है। इसके अंदर ये होता है कि हम कहीं ना कहीं ट्रू फेथ रखेंगे, एलिजियंस रखेंगे टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का ख्याल रखेंगे, फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज को, एंड राइट टू ऑल मैनर ऑफ द पीपल, ठीक है, बेसिकली हम राइट करेंगे, हमेशा सही करेंगे टू ऑल द मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कहीं ना कहीं हम चलेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि हम
किसी को फेवर देंगे या फिर हम फियर में काम करेंगे या अफेक्शन या इल विल के थ्रू काम कर रहे हैं, ये सब हम नहीं करेंगे। तो इसका ओथ कहीं ना कहीं कोई भी चीफ मिनिस्टर लेता है जब वो आता है, ठीक है। तो दिस इज द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी। अब देखिए ओथ ऑफ सीक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर ये कसम लेते हैं कि वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को भी नहीं बताएंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे या फिर रिवील नहीं करेंगे ऐसे किसी मैटर को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर स्टेट के लिए या फिर ओवरऑल देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके रिगार्डिंग जो भी बातचीत हुई है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको वो रिवील तो वो उसको वो रिवील नहीं करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर स्वेयर that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter that is brought under his consideration or become known to him as state minister except as may be required फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। देखो अगर ड्यूटी बेसिकली अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि नहीं ये लोगों के डोमेन के सामने आना चाहिए तो अलग बात है, अदरवाइज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो भी बातचीत हो रही है वो कहीं ना कहीं उसको बाहर नहीं लेकर आएंगे। एंड देखो ये चीफ मिनिस्टर भी ये सीक्रेसी का ओथ लेते हैं, एज वेल एज जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इस सीक्रेसी का ओथ लेते हैं कि वो इसको बाहर रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज नॉट फिक्स। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं अगर कोई भी पार्टी कहीं ना कहीं जीत जाती है वो अपने किसी मेंबर को कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की पद पर लेकर आती है, तो अगर वो बार बार कहीं ना कहीं मेजोरिटी को लेकर आ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो बार बार हमें देखने को मिल सकता है कि एक ही इंसान कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर बन रहा है ना। तो टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर फिक्स नहीं है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जब मन चाहे इनको डिसमिस कर देंगे। ही कैन नॉट बी डिसमिस जब तक कि वो मेजोरिटी सपोर्ट कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट अगर वो लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा या फिर गवर्नर उनको खुद ही डिसमिस कर देंगे कि आप कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस शोकेस नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी सरकार गिर जाएगी। अब देखिए अगर हम सैलरीज की बात करें, अलाउंसेस की बात करें ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो दे आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर इनकी सैलरी अलाउंस इनको देखती है। एंड इसके अलावा भी देखो सैलरी अलाउंस के अलावा भी इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि समटरी अलाउंस, फी अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब इनको अवेलेबल होती है। अब देखिए ये जो रूल है ना, यहाँ पर ये जो वाला जो हमने बेसिकली पॉइंट कवर किया है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एसआर बोम्बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आया था। एंड हाउएवर इसके काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है कि इसका वॉलेशन हुआ है एंड गवर्नर ने डिसमिस कर दिया चीफ मिनिस्टर को विदाउट इवन गिविंग देम अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करें, बताएं, ठीक है, अपनी मेजोरिटी को दिखाएं। तो ऐसा कई बार हुआ है कि गवर्नर ने किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया है, पर ये सही नहीं है। अब देखो इसके रिगार्डिंग अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? क्योंकि केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये कह दिया कि आई विड्रॉ माय प्लेजर एंड मैं मिनिस्टर्स को हटा दूंगा, वाइस चांसलर्स को हटा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर प्लेजर का क्या मीनिंग है ये यहाँ पर बात करी जा रही है। एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू दी अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर बातचीत करी जा रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑल्सो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये केस एसआर बोम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होती है या इसके रिलेशन में उनकी क्या पावर होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट करते हैं ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स जो कि चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करें। तो चीफ मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये एलोकेट करते हैं, रीशफल करते हैं पोर्टफोलियोज को कि किसके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आनी चाहिए, किसके अंडर क्या काम आना चाहिए, है ना। तो स्टेट लेवल पर भी हमें जैसे कि यूनियन हमें सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलता है पोर्टफोलियोज कौन बांटते हैं, प्राइम मिनिस्टर बांटते हैं। आप देखोगे एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर अलग है ना, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के अलग है। तो ऐसे ही हमें स्टेट लेवल पर भी देखने को मिलता है। तो ये जो पोर्टफोलियोज हैं इनको एलोकेट करने का काम, रीशफल करने का काम चीफ मिनिस्टर का है। चीफ मिनिस्टर आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को कि आप रिजाइन कर दीजिए, और एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को कि आप इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को यहाँ से हटा दीजिए अगर इन्हें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल रहा है।
ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग होती है उसको ये क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को। बहुत ध्यान से डिसीजंस को देखते हैं, उसके बाद ही हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लॉस फॉर्मुलेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी सी। गाइड करते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को जो कि मिनिस्टर्स की चल रही हैं। एंड ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। अब देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि अगर ये रिजाइन कर देते हैं तो इसके इनके साथ साथ कोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, या फिर सरकार गिर सकती है। सिंस चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इसीलिए उनका रेजिग्नेशन या फिर उनका डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर हाउएवर ये चेंज नहीं लेकर आता। अगर ऐसा कोई हमें किसी मिनिस्टर के साथ देखने को मिलता है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो इस टाइम पर बस एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, किसी और मिनिस्टर को उस पद पे लेकर आया जा सकता है। पर अगर चीफ मिनिस्टर के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। इन रिलेशन विद द गवर्नर, अगर हम चीफ मिनिस्टर को देखें तो देखो हमें टसल देखने को मिलती है। दोनों ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी स्टेट के अंदर है कि पावर के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे होते हैं। गवर्नर कहते हैं हमारे पास ज़्यादा ही पावर है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा पावर है। तो अगर हम चीफ मिनिस्टर की पावर देखें विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर, तो ये प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड इनकी ड्यूटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो गवर्नर तक कन्वे हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ब्रिज बनते हैं। एंड टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है या फिर प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन लाने की बात करी जा रही है, तो चीफ मिनिस्टर ही कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये बातें कर रहे हैं। सेकंड है, उसके बाद देखो इसी में ही सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड क्या है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for। तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर खुद से पूछ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ये मैटर है, आप मुझे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दो, या फिर अगर कोई लेजिस्लेशन आने वाला है तो आप इसके रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो उसको भी ये बताएंगे। एंड अगर गवर्नर सो रिक्वायर्ड सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। अब देखिए गवर्नर ये भी कह सकते हैं कि क्या करो कि ये अगर मानिए कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है वो कोई लेजिस्लेशन लाने की बात कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अच्छे से कहीं ना कहीं उससे उसके रिगार्डिंग बातचीत नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ज़्यादा बैठक हमें नहीं देखने को मिल रही है, तो गवर्नर क्या कह सकते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं इन कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आनी चाहिए एंड उसी के बाद कहीं ना कहीं कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो ये तो ए पॉइंट्स के अंदर 3 सब पार्ट्स थे। अब बी पॉइंट देखिए, ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जैसे कि एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर आना। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए एडवाइस देते हैं गवर्नर को चीफ मिनिस्टर। अब देखिए अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग देखें तो गवर्नर को एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर स्टार्ट करना है किसी भी सेशन को या फिर उसको प्रोरोग करना है तो इसके रिगार्डिंग कौन एडवाइस देगा, चीफ मिनिस्टर एडवाइस दे सकता है गवर्नर को। सेकेंड ये है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एनी टाइम। तो कभी भी अगर लग रहा है चीफ मिनिस्टर को कि अच्छे से सरकार नहीं चल पा रही है तो ये रिकमेंड कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन टू दी गवर्नर एंड उसके बाद फर्दर हमें ये देखने को भी मिल सकता है। ये अनाउंस कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्योंकि देखो ये जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से हेड हमें देखने को मिलते हैं स्टेट लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो अगर कोई भी पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है उसको अनाउंस करना, उसको सामने लेकर आना किसका कहीं ना कहीं अधिकार है, चीफ मिनिस्टर का अधिकार है। चीफ मिनिस्टर ही उसको अनाउंस करते हैं। द हिंदू के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत बारी ऐसा होता है पोस्टर्स एंड ऑल आते हैं जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर की फोटो लगी होगी एंड बताया होगा कि हाँ ये हम पॉलिसी लेकर आए हैं एंड इस पॉलिसी से ये बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे
एंड हेल्पलाइन एंड ऑल नंबर्स भी वहाँ पर होती हैं कि कैसे आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, है ना। तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की फोटो लगती है, तो ये आपको समझने में आना चाहिए। उसके बाद देखो अगर हम इनकी अदर पावर्स की बात करें तो ये चेयरमैन होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, एंड ऑल्सो वाइस चेयरमैन होते हैं ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। तो जोनल काउंसिल के रोटेशन के बेसिस पर हमें देखने को मिलता है कि वाइस चेयरमैनशिप चलती है, इसीलिए फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम हमें देखने को मिलता है कि ये उसके वाइस चेयरमैन बनते हैं। दो रोटेशन में आती है बारी, बट बनते तो हैं। पर अगर हम देखो जोनल काउंसिल की चेयरमैन की बात करी जाए, यहाँ पे तो वाइस चेयरमैन की बात करी जा रही है जोनल काउंसिल्स की। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल्स। ये मेंबर होते हैं ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, जो कि दोनों ही हेड होती हैं बाय दी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं इसको लीड करते हैं, इसके हेड होते हैं। ही इज ऑल्सो द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं, क्या एस्पिरेशन है, क्या थॉट है गवर्नमेंट का, क्या पॉलिसीज लाने की बात करी जा रही है, वो सब कहीं ना कहीं यही कन्वे करते हैं। ही इज ऑल्सो द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो अगर कोई भी इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है तो एट द पॉलिटिकल लेवल ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं। एंड एज अ लीडर ऑफ द स्टेट ये मीट करते हैं वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल को, उनके बारे में जानते हैं क्या आपदा चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे सॉल्व होगा, क्या थॉट है, प्रोसेस है लोगों का, ये सब कहीं ना कहीं ये जानते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको पता रहता है कि उनकी स्टेट के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए रैलीज एंड ऑल में हमें देखने को मिलता है कि चीफ मिनिस्टर जाते हैं, लोगों के साथ कहीं ना कहीं मिलते हैं, है ना। एंड मेजर मेजर इश्यूज पर, एजेंडा पर भी बातचीत होती है। तो ये है, एंड ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। दस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर डिस्क्रिशनरी पावर enjoyed by the governor reduces to some extent the power, authority, influence and prestige and role of the chief minister। अब देखिए इसलिए यहाँ पर टसल होता है, ये जो पावर्स दी गई हैं गवर्नर को ये काफी सिग्निफिकेंट पावर्स हैं, इसलिए जो चीफ मिनिस्टर जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इलेक्शन के थ्रू ही आ रहे हैं, दो ऐसा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, बट जो लोगों ने वोट किया है उसी के बाद तो हमें एक पार्टी बनती हुई नजर आती है, एक सरकार बनती हुई नजर आती है, एंड उसी का मेंबर चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ पर ये है कि एक चीफ मिनिस्टर को ये लगता है कि मैं लोगों के मत के साथ आ रहा हूँ, एंड उसके बाद भी गवर्नर के पास ज्यादा पावर्स हैं, है ना। एंड गवर्नर की जो पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देती है पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उनकी अथॉरिटी को या फिर उनके इन्फ्लुएंस को। तो इसकी वजह से हमें टसल देखने को मिलता है, एंड बहुत सारी स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ बातें ज्यादातर हमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में देखने को मिलती है। अब देखते हैं रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। आर्टिकल 163। अब देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय करंट अफेयर्स के अंदर काफी ज्यादा चल रहा है, केरला के अंदर जो भी हुआ है उसके रिगार्डिंग हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है। तो आर्टिकल 163 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड होना चाहिए, जिसे वो एड कर सके, एडवाइस दे सके टू द गवर्नर, जिससे गवर्नर अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग को लेकर आ सके, except in so far as he required to exercise his function or any of them in its discretion। अब देखो अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर गवर्नर डिस्क्रिशनरी बेसिस पर डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो अलग बात है, पर वैसे देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नमेंट टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर ऑन वेरियस मैटर्स। उसके बाद देखिए आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नर लेकर आएंगे, उनको अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एंड ये जो मिनिस्टर हैं ये होल्ड करते हैं ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। पर देखो यहाँ पर भी प्लेजर ऑफ द गवर्नर ये नहीं है कि जब मन चाहेगा गवर्नर का वो उनको हटा देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक कि वो मेजोरिटी में कहीं ना कहीं है, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पा रहे हैं, जब तक वो उनको नहीं हटा सकते। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल 167। 167 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे गवर्नर को ऑफ द स्टेट जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, या फिर विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेशन लाने की बात करी जा रही है, लॉज लाने की बात करी जा रही है,
तो इसके रिगार्डिंग गवर्नर को बताने का सारा काम किसका है? चीफ मिनिस्टर का है। चीफ मिनिस्टर उनको सारी बातें बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन relating to the administration of the affair of the state and proposal for legislation as the governor may call for। तो अगर गवर्नर इंफॉर्मेशन को सीख करते हैं तो तब भी चीफ मिनिस्टर उनको किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बातचीत हो रही है या लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग बातचीत हो रही है, तो उसको कन्वे करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। अगर गवर्नर रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council, तो ये भी कर सकते हैं। तो गवर्नर जो है वो ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किसी पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग देखो, उसको समझो। अगर उन्हें देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर आपने खुद से कहीं ना कहीं अपनी कश्ती चला रहा है, आपने खुद के डिसीजन ले रहा है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज़्यादा इसके रिगार्डिंग उन्होंने बातचीत नहीं करी है, तो ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग सोच विचार करें, इस मैटर को कंसिडर करें एंड उसी के बाद फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर का हमें ये पावर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर बेसिकली इसी के रिगार्डिंग यही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही था। चीफ मिनिस्टर का जो चैप्टर है काफ़ी छोटा चैप्टर था, इसलिए एक लेक्चर में ही कवर हो गया। कल हम अगले जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको ज़रूर दबा के जाना, बिकॉज आपके जो लाइक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑल्सो स्टडी आइज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी आइज को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार इन लेक्चर्स को देख रहे हो तो वेलकम एंड आई होप आपको इन लेक्चर्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। हमने 85 प्लस लेक्चर्स कहीं ना कहीं कवर कर लिए एंड उन सब लेक्चर्स को अगर आपको देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ऑल्सो बीच में से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो शायद आपको पॉलिटी इजीली समझ नहीं है, तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। ऐसे ही आप मेरे साथ इंडियन पॉलिटी को कवर करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।